रिलायंस ना परफॉर्म करे, लेकिन बैंक्स अगर परफॉर्म करने लगेंगे तो बाजार को खींच के ले जाएंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आइए मनसी, आज बाजार के डिस्कशंस को फंडामेंटल्स पे आगे लेके जाते हैं। एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, आज स्टूडियोज़ में आए हुए हैं। कुंज बंसल हमारे साथ आए हुए हैं। गुड आफ्टरनून कुंज, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज़ में आने का। आपको सबसे पहले एक बुनियादी बात पूछता हूँ। एक सॉलिड शुरुआत की हमने इस साल बाजार की, फाइनेंशियल ईयर है, गुड़ी पड़वा है, उगादी है, बहुत सारे सीजन्स ग्रीटिंग्स आपको भी। आपको क्या पॉसिबल लग रहा है कि ये चांसेस हैं कि एक बॉटम जो 15,600 700 वाला 800 वाला लेवल था, एक बॉटम इन प्लेस है, या तो हम यहाँ से रेंज बाउंड होंगे, मामूली गिरावटें आएंगी या ऊपर ही जाएंगे? क्या ये सेंस आ रहा है? जी हाँ, दो तीन चीज़ें हैं। हम, जैसा आपने सही कहा कि अभी थोड़े दिन पहले 15,800 के निफ्टी पे थे, जो रीसेंट पास्ट का लो था। उस टाइम में दो तीन चीज़ें साथ में हो गई थी। एक तो पूरा वॉर का कंटिन्यूड न्यूज़ फ्लो चल रहा था। ऑयल प्राइस, क्रूड प्राइस बहुत बढ़ गया था $125 के आसपास। अभी भी वही है, थोड़ा नीचे गया है, थोड़ा ऊपर आया है। पर अब यह है कि एक जो सेंटीमेंट सडनली बिगड़ गया था, वो उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। बीच बीच में बात आती रहती है कि शायद वॉर कम होने की एक कगार पे है। FII फ्लोज इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सडनली धीरे धीरे नेगेटिव कम होना शुरू हुए और पॉजिटिव हो गए। और अब रिजल्ट सीजन आ रहा है। रिजल्ट सीजन ऑफ कोर्स वेल नोन है कि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगा बिकॉज कमोडिटी के प्राइस के बढ़ते हुए। पर आपके प्रश्न पे वापस आते हुए, अभी एक बार के लिए तो लग रहा है कि शायद वो 15,800 का बॉटम हो गया था, और अनलेस 4-5 बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस नहीं हो जाता है, हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। राइट। क्या ऐसा लग रहा है कि 15,800 से 17,600 पे हम ऑलमोस्ट आ गए इस समय? थोड़ा बहुत 2-4% गिव एंड टेक अगर समझ लीजिए, अगर हम 17,000 को भी अपना एक नया बेस मानते हैं तो बाजार एक रेंज बाउंड भले ही रहे, यहाँ से एक्शन मिड कैप, स्मॉल कैप्स और सेलेक्ट स्टॉक्स पे फिक्स होगा, इसलिए ज़्यादा फोकस वहाँ होना चाहिए क्या? तो मैं इस प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं दैट लार्ज कैप इंडेक्स के टर्म्स में तो हम निफ्टी के टर्म्स में 15,800 माफ़ कीजिए से 17,600 आ गए, पर ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेज़ी नहीं है। इनफैक्ट ये जो रैली चली है ये लार्जली लार्ज कैप, और लार्ज कैप में भी बहुत लिमिटेड IT सेक्टर ने परफॉर्म किया है, थोड़ा बहुत टेलीकॉम सेक्टर ने परफॉर्म किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने परफॉर्म किया है, तो उन्होंने इंडेक्स को सपोर्ट किया है। हाँ, तो इसलिए बहुत ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी नहीं आई है, पर आने वाले टाइम में व्यू जो आप बोल रहे हैं काफ़ी मैच खाता है कि लार्ज कैप फ्लैटिश रहेंगे और इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्शन आता जाएगा। राइट। मनसी, आप क्या पूछना चाह रही थी कुंज से? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि ऑफ कोर्स बाजार बढ़िया तेजी तो दिख रहा है, सेंटिमेंट्स भी बूस्ट होते हुए दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून कुंज, लेकिन जिस तरह से FIIs की सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, और लगातार हम देख रहे हैं 2 सेशंस, इनफैक्ट 3 सेशंस अब तो होते हुए दिख रहे हैं जहां पर FIIs की खरीदारी भी वापस लौटी है। सेंटिमेंट्स ओवरऑल आपको कैसे नजर आ रहे हैं फिर? FIIs की सेलिंग रुकना, तो पहले तो उसमें वॉल्यूम कम हुआ, और फिर हमने पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि पॉजिटिव टर्न हो गया है। एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और अगर हमको इसका बैकग्राउंड भी दर्शकों के लिए बता दें दैट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च करीब 5-6 महीने से नेगेटिव इनफ्लोज FIIs का चल रहा था। 4-4 हज़ार करोड़ पर डे की सेलिंग थी। बिल्कुल। तो ऐसे में ये पॉजिटिव टर्न हो जाना, और सिप का इनफ्लो जो चालू है उसमें डोमेस्टिक का इनफ्लो तो रहेगा ही रहेगा, और मार्केट करेक्ट हो गया है, वैल्यूएशन करेक्ट हो गए हैं। जैसा हम बात कर रहे थे, लार्ज कैप में थोड़ी रिकवरी हो गई है, पर मिड और स्मॉल कैप में इतनी नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें मिल के एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट थोड़ा सा सबड्यूट करते रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट में हमें सबको मालूम है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक की वजह से मार्जिन में प्रेशर दिखेगा। लेकिन ये इस सवाल पे मैं आता हूँ, सबको पता है कि कई सेक्टर्स में दबाव होगा, सीमेंट पे दबाव होगा, लेकिन सीमेंट स्टॉक्स तो एकदम भागे चले जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक क्या नेगेटिविटी इन द प्राइस आ गई है? जी हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जब भी बाजार में पैसा अगर आता रहता है, जो हम देख रहे हैं आ ही रहा है, डोमेस्टिक का भी और अब FIIs का भी शुरू हो गया है, तो वो ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स ढूंढेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है।
ऑफ कोर्स थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू उनको लेना पड़ेगा। तो उसमें सीमेंट एक बहुत क्लियर था दैट पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। इनफैक्ट बैंकिंग जो आप अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे, एक और सेक्टर है जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं आया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो आ जाए, और वो आ जाएगा तो निफ्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये ज़रूर हो रहा है कि एक जो नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स थे उनमें पार्टिसिपेशन आ रहा है, और उसकी वजह से वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपके टॉप सेक्टोरल बेट्स इस समय क्या है? इससे पहले कि हम स्टॉक्स की बात करें, टॉप सेक्टर्स आपको जो लगता है यहाँ से भी अच्छा चल सकता है? तो मैं अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लूँ, मान लीजिए कम से कम 2 क्वार्टर का, जैसे हम रिपीटेडली बात करते आ रहे हैं, वेल नोन है कि इस क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर रहेंगे, तो मुझे लगता है एक तो सीमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे आउट परफॉर्म करता रहेगा। आईटी मुझे लगता है अपनी एग्जिस्टिंग आउट परफॉर्मेंस पे भी आगे आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो ये 2 सेक्टर हैं। टेलीकॉम ऑफ कोर्स लिस्टेड एक्सक्लूसिव लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, पर वो एक सेक्टर है जहां आउट परफॉर्मेंस आती रहेगी। बिल्कुल। साथ ही कुंज, जहां पर हम सेक्टर स्पेसिफिक आपसे बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस भी आज फोकस में है। ऑटो सेल्स के नंबर्स मार्च के आते हुए दिखे हैं, और बेहतर नंबर्स का अनुमान हम लगाकर भी चल रहे थे, आंकड़े अच्छे भी आए हैं। मारुति, अगर इनकी सेल्स देखें, 2% का अपटिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड की बिक्री में 17% की बढ़त है। इस स्पेस को और इस स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में अगर आप कोई स्टॉक्स हमें सुझाना चाहें, तो इस फेज में थोड़ा सा एक डिवीजन में करूंगा। मुझे लग रहा है क्लियरली 2 व्हीलर स्टॉक्स में अभी भी बहुत प्रेशर है, जो उनके मंथली नंबर से भी दिख रहा है, जो उनके वॉल्यूम्स कम, सेल्स कम हो रही है उससे भी दिख रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस तो ऑफकोर्स सारे सेक्टर में ये कम डिमांड का प्रेशर पैसेंजर व्हीकल्स में नहीं है। तो मुझे लगता है वो एक सब सेक्टर विद इन ऑटोमोबाइल अच्छा है। और एक तीसरा ऑटो एंसिलरीज में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओरिएंटेड कंपनीज हैं, मुझे लगता है वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो ये ज़्यादा देखने चाहिए। बिल्कुल। अब स्टॉक्स की बात करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस में आप कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाह रहे थे, जो मिड टीयर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। आपको एप्टस क्यों पसंद है? एप्टस हाउसिंग आपको क्यों पसंद है? जी हाँ, एप्टस का आईपीओ मेरे ख्याल से साल भर से भी कम हुआ है, थोड़े टाइम पहले आया था। साउथ इंडिया बेस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ऑफ कोर्स काफ़ी आगे भी ज्योग्राफिकली उन्होंने एक्सपेंड किया है, बट अगर आप उसके फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। मुझे जो याद है, मोटा मोटी नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 8-9% के आसपास है, रिटर्न ऑन एसेट्स 6% के आसपास है। इसलिए जब इशू आया था तो वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, बट उसके बाद से स्टॉक चला नहीं है। तो अब चला नहीं है, उसमें 3 क्वार्टर के नंबर ऐड हो गए हैं। जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आए थे बहुत ही अच्छे थे, ग्रोथ थी। तो उन सब के चलते हुए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन इस एप्टस हाउसिंग फाइनेंस में है। एक और हाउसिंग फाइनेंस, एक और एनबीएफसी आपको पसंद है गोल्ड लोन स्पेस में, उसके बारे में बताइए। जी, सो जो दूसरी कंपनी जो विद इन ब्रॉडर एनबीएफसीज में हम ले और गोल्ड लोन में आते हुए मुथूट फाइनेंस की मैं बात करूं, वो भी ऐसी ही कंपनी है जिसके बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ का थोड़ा सा इशू रहा है, क्योंकि गोल्ड लोन है, जल्दी रीपे कर देते हैं लोग, ग्रोथ आती है नहीं आती है, पर फिर भी अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे तो वापस 9-10% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे तो 4-5% के आसपास है। प्राइस टू बुक की बात करेंगे तो फॉरवर्ड 3 टाइम पे मिल रहा है। ऊपर से पीक से करीब 20-22% का करेक्शन भी स्टॉक में हुआ है, और पार्टिसिपेशन भी रिसेंट पास्ट में नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी अभी के मार्केट में अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। कुंज, करंट मार्केट्स में जहां अच्छे कॉम्बिनेशंस हम तलाश रहे हैं, कुछ स्पेसेस वैसे भी हैं जो कि ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन परफॉर्म अच्छा कर दिखा रहे हैं। डिफेंस स्पेस लगातार सरकार का फोकस यहाँ पर दिख रहा है। ऑर्डर विंस कई सारी कंपनियों से जुड़े हम देख रहे हैं, और एचएएल का स्टॉक जैसे आज ही हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे रिटर्न से स्टॉक दे रहा है। इस स्पेस को, एचएएल के स्टॉक को किस तरह से देख रहे हैं आप? सो एचएएल पे तो मेरा पर्सनल इतना स्टडी नहीं है, बट उसी स्पेस में मैं एक्सटेंड करता हूँ। पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और डिफेंस भी रहेगा। स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। मुझे लगता है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट पिछले 15 दिन में 2 या 3 न्यूज़ फ्लो इस स्टॉक के लिए आए हैं कि उन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या डिफेंस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, डिफेंस डिपार्टमेंट से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ऑलरेडी कंपनी डबल डिजिट एबिटा मार्जिन में चलती है, और ऐसे मार्केट में जहां हम वैल्यूएशन ढूंढ रहे हैं, इस कंपनी का वैल्यूएशन आपको 15-16 टाइम प्राइस टू अर्निंग पे मिलता है। रीजनेबल ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ है, अच्छा मैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कुंज, की ये फाइनेंशियल ईयर तो 20% बेंचमार्क्स, 25-30%, इवन अगर हम करेक्शन को एडजस्ट कर लें तो रिटर्न बने, क्या FY23 में इसको मैच करने वाले रिटर्न बनेंगे, इससे बेहतर बनेंगे, या इन्वेस्टर्स को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट रखनी चाहिए?
बहुत सिंपल सवाल है। अनफॉर्चुनेटली सिंपल सवाल का जवाब सिंपल नहीं होता है। तो फिर भी क्योंकि हम मार्केट में हैं और इन्वेस्टर्स भी मार्केट में हैं, तो कुछ ना कुछ तो व्यू लेना ही पड़ता है, लेते रहना भी चाहिए। तो जैसा हमने अभी कल ही फाइनेंशियल ईयर एंड किया है, करीब 19% सेंसेक्स और निफ्टी रिटर्न पे एंड किया है। मिड कैप स्मॉल कैप ईयर बेसिस पे अच्छा चले हैं, हालांकि पिछले 5-6 महीने में अंडर परफॉर्म किए हैं। बिल्कुल। तो एक नेचुरल वो बन जाती है कि, और उसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर 70% रिटर्न दिया था। ऑफकोर्स उसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मार्च 20 में कोविड की वजह से जो शार्प Base करेक्शन low आ गया था, तो मुझे लगता है कि ये जो मिड डबल डिजिट का एक्सपेक्टेशन मार्केट का रिटर्न का, वो मेंटेन हो सकता है गिवन द वे हमारी कंट्री में ग्रोथ आ रही है, जीडीपी ग्रोथ आ रही है, गिवन द वे अलग अलग सेक्टर्स चल रहे हैं, गिवन द वे ऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट शेयर को बढ़ाता जा रहा है। कई बार उसको दूसरे एंगल से देखें तो एसएमईज या लेबर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के हिसाब से वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, पर वो बैलेंसिंग कहीं ना कहीं हो जाती है। पर कमिंग बैक, सिंस हम शेयर मार्केट में हैं, हम लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए वो ये सिनेरियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। तो मुझे लगता है ये 12 से 15% का रिटर्न पॉसिबल है। डेट टू डेट शायद नहीं मिले, बट मोटा मोटी मिल जाएगा। राइट। तो मानसी, 12 से 15% रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास कुंज जैसे एडवाइजर या कोई बहुत ही शानदार एडवाइजर आ जाए तो थोड़ा अल्फा बन जाएगा। ये समझ के नए साल में प्रवेश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स अजय, थैंक यू सो मच कुंज। सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन वी हैड एंड वी आर लकी कि हाँ आप अभी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और बाजार पर अपनी एनालिसिस और साथ ही सारी की सारी डिटेल्स इंडेक्स पर और मार्केट स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक हमें बताएं।